हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे। कुछ लोग एंजॉय कर रहे होंगे, शादी विवाह फंक्शन फेस्टिवल जो भी हो सेरेमनी को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा है, कीजिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है। सभी लोग को पता भी होगा क्लास का थोड़ा सा टाइम डिसकंटिन्यू होने का वजह, क्योंकि सभी के गांव मोहल्ले में शादी विवाह का फंक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना बनता है। तो हम भी बाजा बंद होने का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि एकदम जस्ट बगल में ही है, तो साउंड का ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है। बस आज और कल की बात है, देखिए फिर क्या होता है। आइए, कल जब हम क्वेश्चन पढ़ाए थे सीडीपी का, तो सीडीपी हिंदी जो चल रहा था, हिंदी का पेडागोजी, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए नए वर्ड से दिखने को उसमें मिला। उसमें टोटल हम क्वेश्चन 30 किए थे। उसमें टोटल हम बताए थे कि 50 क्वेश्चंस के पूरा वो हम डाटा बना है, जिसमें आपका पूरा हम कल 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। उसमें का 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम थोड़ा जल्दी उसको कर लेते हैं, क्योंकि फिर कब क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं। चलिए देखते हैं लोग बारी बारी से क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। हम कल पढ़ा दिए थे 30 तक क्वेश्चन था, 31 से देखते हैं। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा। जो भी लोग पढ़ रहे हैं जुड़िए, सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी लोग कमेंट कीजिए। तो कमेंट हम भी देखेंगे, बीच बीच में तो कमेंट हम भी करेंगे, लेकिन आप लोग भी दीजिएगा ना, ज़्यादा अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है। एक दो लोग करते रहते हैं, शिवम जी हुए और क्या नाम है उनका, तो सभी लोग कीजिएगा, अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन में जुड़िएगा तो आपसी अच्छा सहयोग मिलते रहता है, किनका क्या है नहीं, और हम भी देखते हैं तो अच्छा लगता है। आइए बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होता है। अगर आप बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं तो सबसे जो आपका अच्छा तरीका होगा, सबसे चीफ एंड बेस्ट जिसको कहा जाता है, वो कौन सा तरीका है जिससे बच्चे अच्छे समझेंगे। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन पे छाटते हैं, क्योंकि अब हम बात नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहे हैं। याद देखिए, नियम याद करना गलत हो गया, ठीक। वाक्यों में नियम चाहे जितना अधिक संभव हो अभ्यास करवाना, नियम। विद्यार्थी को पहले नियम बताना, फिर विस्तृत व्याख्या करना। खोज लीजिए, बचपन गया आपका ऑप्शन नंबर 1 कि सहज भाव से, देखिए सहज पॉजिटिव हुआ, तो सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरण के नियमों को प्रगति करना और उसे पहचानने का बच्चे को अवसर देना सबसे अच्छा आपका तरीका है। और इसके अकॉर्डिंग सभी लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन सभी लोग लाए होंगे और सभी लोग का सही भी हुआ होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका जुड़िए सभी लोग जुड़िए, लेट नहीं कीजिए। 32 क्या कह रहा है आपका, देखिए 32 कह रहा है आपका कि आकाश किसी पठन सामग्री या बोले गए कथन में कुछ शब्द की पहचान कर लेता है, परंतु स्वयं से उसका प्रयोग नहीं कर पाता। यानी कोई अगर कोई किताब पढ़ता है, जब वहाँ पढ़ने के बाद उस शब्द को पहचान लेता है, लेकिन अगर खुद से जब उसको प्रयोग करने की बारी है तो वो नहीं कर पाता। तो इस शब्दों का आप क्या कहिएगा। देखिए, तो अगर सिंपल सी बात है, सक्रिय शब्द संपदा, निष्क्रिय शब्द संपदा, कठिन और अपरिचित। सभी लोग तो सी लगाए, लेकिन सी इसका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बात किसका हो रहा था, कह रहा है कि वो पठन सामग्री जो भी पढ़ता है तो उसमें बोलने गए कचन में कुछ शब्द की पहचान कर लेता है, जब परंतु उसको खुद से करना होगा तो वो नहीं कर पाता। यानी कि वो शब्द जो होगा आपका निष्क्रिय शब्द संपदा होगा। इस वजह से बच्चा उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहा है, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सभी लोग बी लगा है, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। और समस्या के शब्द संपदा होता क्या, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए, कह रहा है कि शब्द संपदा आमतौर पर 2 प्रकार में विभाजित किया गया, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। सबसे पहले बात करते हैं कि शब्द समता में सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में जानिए। तो सक्रिय शब्दावली क्या होता है, ठीक। तो कह रहा है कि ये ऐसे शब्द है जो एक व्यक्ति नियमित रूप से मौखिक भाषण को लेखन में जाकर उपयोग करते हैं। एक ही भाषा को आप कभी मौखिक रूप से या लिखित भाषा में जब आप उसको उपयोग करते रहते हैं तो आपका हमेशा एक्टिव होगा और कहलाएगा सक्रिय शब्द। जबकि निष्क्रिय शब्दावली कहा जाता है जब उन शब्दों का सेट हो जो एक व्यक्ति कान से या तो पढ़ते समझ जानता और समझता है, लेकिन खुद से उनका उपयोग है। अगर हम जैसे आपको बोल रहे हैं, आप अभी सुन रहे हैं ना,
तो आपको सुनने तक, लेकिन अगर हम बोले कि वही बात आप फिर से दोहरा के हमको बताइए, देखते हैं क्लास में यही ना कंडीशन होता है कि हम जो बोले सभी लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को फिर से पूछे कि आप अपने भाषा में बताइए, तो आप लोग बताने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हम कहेंगे निष्क्रिय शब्दावली। आई होप कि सभी लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि सक्रिय शब्दावली और निष्क्रिय शब्दावली में क्या अंतर है। क्लियर है कि सक्रिय जो हम लोग नियमित रूप से रोज़ मौखिक लेखन में उपयोग करते हैं सक्रिय कहलाएगा, और जो वैसा सिर्फ जो हम जो बोले आप अपने कान से सुने और समझ भी गए, लेकिन अगर खुद से कहें कि बोलिए आप उसको बोल के बताइए, तो कहलाता है आपका निष्क्रिय शब्दावली। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है कि रहीम 9 बजे समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ खबर साझा करता है। इस प्रकार का प्रबंध को क्या कहते हैं? बात को समझिएगा। कह रहा है कि वो रोज़ न्यूज़ सुनता है और फिर सुन के हम दूसरे अपने दोस्त मित्रों के बीच वो बात को बताता भी है। तो गहन अध्ययन करना नहीं हुआ, विस्तृत ये क्या कहला है आपका? देखिए, तो हम जो सुने वो आपको हम रोज़ सूचना के तौर पर आपको रोज़ हम सुना रहे हैं, तो यानी क्या होगा? तो ये करा विस्तृत श्रवण कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, लगा लीजिए सभी लोग, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा गहन अध्ययन। विस्तृत सबसे अच्छा है कि हम सुन के उसको विस्तृत रूप से आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा। अगर आप चर्चा करते थोड़ा सा पढ़िए, देखिए कह रहा है कि व्यापक या विस्तृत श्रवण से श्रोता अपनी रुचि के विषय में सामान्य समय प्राप्त करने के लिए सूचना ग्रहण करने की खबर सुनते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज, जैसे आप हमसे कोई चीज़ पूछे, तो अगर हमको कम पता है तो हम ये नहीं करेंगे उसके बारे में हम नॉलेज को जान के फिर आपके बारे में आपको हम आके क्लास में बताएंगे। तो ये कहलाता है आपका विस्तृत श्रवण श्रोता, जिसमें रुचि हो। विस्तृत श्रवण यानी मनोरंजन भी हो सकता है आपका, मस्ती हो गया, आनंद के लिए भी आप कर सकते हैं। साथ ही किसी चीज़ की बुनियादी समझ हासिल करने के लिए ज्ञान ग्रहण करना भी यही कहलाता है। तो आपका इस समझ में क्लियर आ गया कि व्यापक एवं विस्तृत श्रवण क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 क्या कह रहा है सो देखिए। ये क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुति लेख करवाती है। लिखने के लिए अनुच्छेद लिखिए सभी बच्चे, और वह अनुच्छेद 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसे अनुच्छेद को लिखने के लिए भी कहती है। शिक्षार्थी को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, उस अनुच्छेद को सारा या मुख्य बिंदु ग्रहण करता है। अध्यापक या श्रवण की कौन सी युक्ति अपना रहे? यानी कि देखिए, हमको कुछ बोले, वही बात कि हमको सुनाए कहानी, और आप उस अनुच्छेद को अपने भाषा में सुन के जो मैम पढ़ाए उसमें ना लिख के, हूबहू ना लिख के, आप अब उसको अपने भाषा में आपको लिख के बताना है कि क्या क्या होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? देखिए, तो ये नहीं होगा। कह रहा कि बॉटम अप, कल हम पढ़ाए थे टॉप बटन और टॉप बॉटम अप और टॉप डाउन, इसकी का क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। तो आपका एक और चीज़ सबसे पहले खत्म हो गया कि ये दोनों नहीं हो गया। रचनात्मक उपागम और अनुच्छेद श्रुति लेखन, तो यहाँ रचनात्मक तो होना ही था क्योंकि बच्चा कहानी सुन के फिर अपना, तो सबसे अच्छा आपका 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का, तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए, ऐसे अगर कुछ समस्या है तो इसको पढ़ लीजिए एक बार। क्या होता है आपका अनुच्छेद लेखन? देखिए, बच्चा को लिख के दिया ना, समय अनमोल है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। बात तो सही है, समय आपका अनमोल है, समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। अगर समय एक बार आपका चला जाए तो वो फिर दोबारा नहीं आता। तो इसी तरह से शादी विवाह दोबारा नहीं होता, इसलिए इसको एंजॉय कीजिए, एग्जाम बार बार देना है, तो सब भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, क्योंकि आज क्वालिफाई नहीं कीजिएगा फिर दोबारा रिपीटेशन नहीं होगा। जितना जोश जुनून से भी आप पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अपना जुनून आपके अंदर ना हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका जो जब हौसला बुलंद जो है वो धीरे धीरे डिमोरलाइज होते चले जाता है। तो इसलिए जितने जोश से अभी आप पढ़ रहे हैं ना, उतने जोश से अगर पढ़ लीजिएगा तो सफलता सभी लोग क्वालिफाई कर जाइएगा, आई होप। चलिए, तो वही बात लिखा हुआ कि एक ऐसा उपहार है जो हर किसी के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय देता है उसी को वो चीज़ मिलता है। तो इतना जो हम लिखा है, ये क्या है आपका अनुच्छेद। अब बच्चे को इस पूरा प्रसंग को पढ़ के इसको हूबहू न लिख के अपने शब्दों में लिखना है, कहलाता है अनुच्छेद श्रुति लेखन कहलाता है। पढ़ लीजिएगा, प्रसंग पूरा करने में मदद करता है। पैराग्राफ स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, इसमें अप्रासंगिक टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद में शिक्षक 2 बार पढ़ता है और छात्र के समूह में कम का आवश्यकता होता है, ताकि उन्होंने जितना सुना है उसके करीब अनुच्छेद को फिर से लिखना, देखिए बिल्कुल हूबहू लिखे। तो ये कहलाता है अनुच्छेद श्रुति लेख। चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। बहुत हल्का क्वेश्चन है। 35 कह रहा है कि नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए प्रदत्त कार्य पढ़ाते हैं। प्रदत्त कार्य का मतलब होता है असाइनमेंट वर्क। याद रखिएगा सभी लोग, प्रदत्त कार्य लिखा हुआ है असाइनमेंट वर्क का उल्लेख है। इसे किसी तरह लेखन कहेंगे। जोड़े में बैठकर चर्चा करो, मुख्य बिंदु को लिखे और विषय के पक्ष तथा विपक्ष दोनों तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार कर। यानी कि कोई आपको असाइनमेंट वर्क मिला, उस पर चर्चा पहले करना है और उसमें दोनों बात लिखना है, आपका अच्छा और बुरा, यानी कि एक पॉजिटिव व्यू से भी एक नेगेटिव व्यू से, दोनों पक्ष में लिखना है आपको। और आपका जो विश्व के सभी देशों में जलवायु परिवर्तन का प्रभावित कर रहा है, यह विषय के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 35। सभी लोग क्या लगा है, तो ये जो हुआ कैसा हुआ, तो व्याख्यात्मक लेखन था, नहीं क्योंकि बच्चा डिस्कस करके इस पर करेगा। रचनात्मक लेखन, वर्णनात्मक और तर्कमूलक हो गया। तो बच्चा इसमें क्या कर रहा है, तो तर्क करके इस पर काम करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग एक लगाइएगा और सभी लोग का एक सही भी होना चाहिए। ठीक, एक सभी लोग का है। चलिए, नहीं है तो सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग डिस्कस कीजिए क्या होता है तर्क। देखिएगा, तर्कमूलक लेखन क्या है। तर्कमूलक एक प्रकार का तात्पर्य है जो तर्क का प्रयोग करके हम लोग लेखन। क्वेश्चन था ना यहाँ कि बच्चा को हमने टॉपिक दिया, टॉपिक आपका यही ना था, पीछे कर देखते हैं हम लोग क्या आपका टॉपिक दिया गया था, देखिए यही ना था, विश्व के सभी देशों के जलवायु परिवर्तन के प्रभावित कर रहा है, यानी कि इस पर आपको डिस्कशन करने के लिए आपको टॉपिक दिया गया है। तो कह रहा कि जब आप पहले हम लोग उस पर चर्चा करके डिस्कशन करना है, फिर उसके तर्क में जो भी है उसको लिखना है, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के। तो वही बात है कि तर्क मूल लेखन का तात्पर्य होता है कि तर्क का प्रयोग करके लेखन का कार्य का प्रयोग किया गया होता है और इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने विचार पक्ष विपक्ष तर्क को प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत करने के बाद अगर आप लेखन के उद्देश्य को साबित करने के लिए अपना तर्क मूलक लेखन की आवश्यकता यहाँ से होती है। इसे हम लोग तर्क मूलक लेखन करते हैं। सब नया नया वर्ड है, सबको थोड़ा सा देखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा इसको फोर्स किए हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर हम 36 की बात करते हैं। कह रहा है भाषा के बारे में कौन सा सही है। क्वेश्चन कल भी भाषा से था और आज भी आपका फिर क्वेश्चन भाषा से ही है। तो बताइए भाषा के बारे में इसमें कौन आपका सही आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है भाषा के बारे में कौन सा सही है, आपको सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक बोली में अनेक भाषाएं होती है। चलिए, भाषा एक बोली में अनेक भाषा नहीं हो सकता, एक बोली में एक ही होगा। भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य है, तभी वह भाषा, ऐसा कुछ बात नहीं है। भाषा के लिए एक क्षेत्र विशेष का होना जरूरी है। एक भाषा में कई बोलियां होती है। देखिए दोनों ए और डी देख लीजिए, बाकी कोई नहीं आएगा। एक बोली में अनेक भाषा नहीं, एक भाषा में कई बोलियां होती है। सबसे ज़्यादा आपका ऑप्शन नंबर डी जा रहा है और सभी लोग डी लगाइएगा। कुछ लोग लगाए होंगे लिपि वाला बात, तो कुछ लगाए होंगे एक नंबर, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे आइए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि भाषा अधिगम के लिए कौन सी सामग्री प्रामाणिक नहीं है। अधिगम अर्जन, अर्जन घर में, अधिगम स्कूल में। तो इसमें से कौन सा सामग्री जो है प्रामाणिक नहीं है, जिससे नहीं आपको निगेटिव खोजना है। तो कह रहा है कि समाचार पत्र का कोई लेख, तो आप जब अधिगम पढ़िएगा अधिगम यानी स्कूल में, तो समाचार पत्र आपके लिए अनिवार्य होता है, सही है। किसी पत्रिका का कार्टून, ये भी अनिवार्य है। एक खिलौना, बंदर, गुड़िया, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये चलता कब, जब भाषा अर्जन होता है, यानी अधिगम है और यहाँ प्रमाणिक का पूछा गया है। देखिएगा प्रमाणिक मतलब जो ऑथोराइट हो, है ना, नहीं है। तो खिलौना जो है कभी भी ऑथोराइड नहीं होता है, बाद बाकी अध्यापक द्वारा कल्पित पाठ सामग्री ऑथोराइड है, यानी प्रमाणिक है। तो नहीं है तो एक खिलौना नहीं होगा। आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 37 का सी लगा होगा। डिस्कस कीजिएगा तो कीजिए थोड़ा सा। देखिए प्रमाणिक सामग्री का मतलब होता है कि रचनात्मक दृष्टिकोण, प्रेरणात्मक रचनात्मक प्रभाव, प्राकृतिक भाषा और प्रमाणिक सांस्कृतिक जानकारी और आवश्यकता से अधिक निकट संबंध। अगर ये चारों चीज़ अगर उसमें दिख रहा हो, सब आपका कहलाएगा प्रमाणिक सामग्री। ठीक, तो ये सब ऑथोराइड है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग। आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आकलन हेतु प्रमाणित जांच कार्य नहीं है। अगर आप भाषा के शिक्षक हैं
और आपको आकलन करना है इसमें से कौन सा जांच आप बच्चे के लिए नहीं कीजिएगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिएगा सब इसमें सब बात अच्छा है, नहीं के निगेटिव पूछा गया है। तो भाषा के आकलन के लिए एक वृक्ष की आत्मकथा लिखना। वृक्ष की आत्मकथा में आपका आकलन वर्ड से कहीं कोई संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो ये देखिए कि वृक्ष के जब आकलन की बात कीजिएगा तो उसमें इससे कोई संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो सबसे पहले साफ साफ दिख रहा है कि आगे भी पढ़ लेते हैं। कल्पना करें कि आप अपने घर के बाहर लगा हुआ एक वृक्ष है और अपनी कहानी बता रहे हैं, कुछ आकलन है। चित्र में दिए गए आपको नेगेटिव खोजना है। पुरुष आते रास्ते देखिए, सबसे अच्छा आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि जब ऑप्शन नंबर 1 आप लगा रहे हैं तो इसमें यही होगा कि आकलन के हेतु प्रमाणिक जांच कार्य नहीं है। अगर आप बीच बात बाकी जितना सारा बात लिखा हुआ सच में आप जांच कर सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष की आत्मकथा में आप क्या जांच कीजिएगा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 38 का 1 नंबर हो जाएगा और सभी लोग 1 लगा ही होंगे। चलिए, सभी लोग का सही होना चाहिए और होगा भी। NEP 2020 में भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम, ठीक। इसको अगर हम वर्णित करते हैं तो किस रूप में करते हैं? तो सभी के लिए भाषा, तो देखिए सबसे अच्छा त्रिभाष सूत्र पर तो वो 3 बताए थे, बहुभाषा, बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और आपका 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट का क्वेश्चन है। तो डिस्कशन इस पर क्या बनता है कि भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम के रूप में जाना है। तो त्रिभाष सूत्र में पढ़ाया थे कि 3 भाषा का अलावा एक्स्ट्रा था आपका बहुभाषा अधिगम और भाषा की सत्ता। तो सत्ता तो ठीक है, लेकिन बहुभाषा अधिगम से अच्छा बहुभाषावाद होता है। ए और डी में सबसे अच्छा बहुभाषावाद आपका सही है। तो उसकी जगह 39 का बी लगाइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 क्या कह रहा है इसको देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कक्षा 8 की एक अध्यापक विद्यार्थी के 5-5 के समूह बनाती है। आप एक शिक्षक हैं क्लास 8 की और विद्यार्थी के 5-5 समूह को बांट दिया आप, और आंकड़े को संग्रह और आंकड़े का विश्लेषण रिपोर्ट लिखने का कार्य सकारात्मक रूप से करने को कार्य छोड़ दी कि बच्चों को आप कह दी कि आंकड़ा का संग्रह कीजिए, फिर उसका आप विश्लेषण कीजिए, फिर उसका रिपोर्ट लिखने गए। ये सब करने के लिए आप बोले कि सब आदमी ग्रुप में काम कीजिए। तो अगर आप ऐसा काम करवाते हैं तो किस तरह का गतिविधि है? तो देखिएगा असाइनमेंट वर्क तो बच्चा घर से अकेले करके लाएगा, गृह कार्य भी घर से करके लाएगा, रचनात्मक आकलन है नहीं। आपका ये कैसा हो गया? परियोजना है कि बच्चा सारा को मिल के आप एक योजना दिए कि आप सभी लोग इस योजना पर काम कीजिए, यानी 40 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। देखिएगा यहाँ से अगर डिस्कस करें हम लोग परियोजना के बारे में तो कह रहा है कि परियोजना कार्य एक ही श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र के एक समूह द्वारा आवश्यकता होती है कि आप एक काम को लीजिए, सभी बच्चे मिलकर उस काम को लक्ष्य को पूरा कीजिए। परियोजना का उद्देश्य उन्मुख है और विद्यार्थियों को एक समृद्ध अनुभव वहाँ से क्या है तो प्रदान करती है, उससे हम लोग कहते हैं परियोजना कार्य कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्या कर रहा है इसमें? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है। आपका जो मातृभाषा है वो किसका समर्थन करती है इसके बारे में। तो देखिएगा मातृभाषा जब बात आ रहा है आपका तो क्या कीजिएगा कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा से आराम करती है। ये बात सही है कि जितना सारा बच्चा है अपना जो स्कूल का सबसे पहला जो भाषा होता है वो घर में जो सीखता है ना, या फिर उसका मातृभाषा है उसी में वो शिक्षा आरंभ करता है। ये बात आपका सही है। सभी बच्चे अपने राज्य की भाषा, तो राज्य की भाषा नहीं, तो बात सब गलती। सबसे अच्छा आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जितना सारा बच्चा होता है सबसे पहले अपने घर की भाषा अपनी मातृभाषा को लेकर स्कूल में आता है और वहाँ से उस शिक्षा को ग्रहण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 41 का 1 हो जाएगा। चलिए 42 स्टोरी है। कह रहा है 42 कि राहुल जो है एक वाहन चालक है, ड्राइवर, जो बिहार से केरल जाता है और जहाँ वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है। इस रूप को क्या कहिएगा? क्या राहुल स्कूल में जाकर सीखा? नहीं ना, वहाँ रह के वहाँ के माहौल में रह के वो सीख लिया है। तो सीखा तब बताए थे कि स्कूल छोड़ के बच्चा जहाँ भी सीखेगा समाज परिवार में जो कहलाता है आपका भाषा अर्जन, और भाषा अर्जन का आपका ऑप्शन नंबर बी
सभी लोग का हो जाएगा, सभी लोग ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, भाषा अर्जन। सब डिस्कशन क्या करना है पता ही थी, इसमें तो हम जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि अर्जन वैसा भाषा जो हम लोग बोलकर सुनकर अपना ग्रहण करते हैं, सब कहलाता है आपका भाषा अर्जन। जो हम लोग स्कूल से जो सीखते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाषा अधिगम। जिस पर डिस्कस आप लोग खुद से पढ़ लीजिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है, आप कितना बार बता चुके हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ, कल हम क्वेश्चन पर खूब अच्छा से डिस्कस किए थे। जो लोग नहीं देखे पिछला वीडियो जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बॉटम अप और टॉप डाउन की प्रक्रिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एक शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए उस व्याख्यान को पुनः विचार एकत्रित करने का प्रयास करता है। यानी व्याकरण को सुनते हुए व्याख्यान को भी करता है तथा वह शब्द को अधिक महत्व नहीं दे पाता, लेकिन सुन तो रहा, उसके सुनने की कौन सी रणनीति अपनाई गई है। तो हम बताए थे कि देखिए टॉप टू डाउन, सुन तो रहा है, एकत्रित कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आप जाकर ऑप्शन नंबर पीछे देख लीजिएगा, हम पढ़ाए थे अधोमुखी यानी कि टॉप डाउन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा ऐसा नहीं करता है। और कोई दिक्कत नहीं? चलिए कमेंट करें, अच्छा लग रहा है ये सभी लोग आपस में भी डिस्कस कीजिए ना, जरूरी है उसमें, सभी लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। चलिए 44 करेक्ट। एक शिक्षिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को समाचार पत्र के एक अनुच्छेद उपलब्ध कराती है जो उसके भाषा स्तर से थोड़ा सा ऊपर है। शिक्षार्थियों को उस अनुच्छेद पर अनेक काम करने हैं, तब इसे क्या कहिएगा? तो बहुत सारा उसको काम करना है, तो कौन सा काम करेगा? तो सबसे अच्छा क्या करे बच्चा, अबोधन योग निवेश करेगा। तो एक है क्योंकि उसको समाचार पत्र मिला अनुच्छेद, उसके द्वारा वो उसके लेवल पे काम कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा, पढ़ लीजिए। अबोधन जो होता है निवेश, इसमें बच्चा क्या करता है, देखिए कौन कौन काम करता है, देखिए तो यही ना कर रहा है कि इसमें जो कर रहा है विकसित करने के लिए उपयोगी में लाया जाने वाला विभिन्न प्रकार के सामग्री अबोधन योग्यता इस सब का प्रयोग करता है। इससे शिक्षार्थी के बौद्धिक स्तर का विकास होना, भाषाई संदर्भ और विचार वाले परख इस सब की व्याख्या होता है, वो कहलाता है अबोधन योग निवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 कह रहा है कि भाषा पाठन को कौन सा उपागम का विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। तो भाषा क्या है, एक आदत है। तो कह रहा है कि संप्रेषणात्मक शिक्षण, सर्व भाषावाद, प्राकृतिक उपागम और सहभागी भाषा अधिगम। तो सबसे अच्छा आपका हो जाएगा 45 का आपका बी नंबर कि सर्व भाषा जो है बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। यहाँ से 45 का आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए देर सर्व भाषावाद पढ़ लीजिए। करा कि बालक जब घर के आसपास पड़ोस में लोगों के मुख्य नृत्य ध्वनि को सुनता है, उसे पहचानता है, तो श्रव्य भाषावाद कहता है। सुनिएगा, अपने घर आसपास पड़ोस के जो बात को सुनता है और उससे जो सीखता है पहचानता, उसे हम सर्व भाषावाद कहते हैं। यानी पहले वह ध्वनि को पहचानता है, फिर उस वस्तु पर विचार करता है और फिर धीरे वही बात को अपने में बोलने लगता है, तो वह कहलाता है सर्व भाषावाद कहलाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन में जुड़ी परिकल्पना से संबंध में सत्य है, आपको सही बताना है। तो शिक्षार्थी पाठ्यपुस्तक में निवेश के पूर्व ज्ञान के दक्षता का लेखन के साथ व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। बात है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन से जुड़ी परिकल्पना। तो एक तो होगा ना विषय प्रकरण तथा अंत क्रियाओं के आपस में मिला देना। शिक्षार्थी उपलब्धि के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं दूसरी की सहायता जहां व्यक्तिगत रूप से नहीं। सबसे ज़्यादा देखिए ना, समर्थन से जुड़ी कल्पना का मतलब यही हुआ कि बच्चा वैसा बच्चा जो पूर्ण रूप से वहां नहीं पहुंचा, आप उसको वहां तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो कहलाता है आपका समर्थन से जुड़ी परिकल्पना के संबंध में सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जाएगा। जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि फिर से म्यूजिक सिस्टम चालू हो गया, तो फिर ज़्यादा तेज़ किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्लास यहीं फिर भी ख़त्म करना पड़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, देख लीजिए सभी लोग फटाफट। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालय की शिक्षा की बुनियादी स्तर क्या है। सब लोग को बताए थे 47 का कि पूर्व विद्यालय 3 वर्ष तथा कक्षा 1-2 जो पढ़ाए थे, इसको आप निपुण भारत कहिए, बाल बाटिका कहिए, सब चर्चा हो चुका है। सभी लोग का इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
सोचना ही नहीं है। बुनियादी में यही शामिल है आपका। पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष था, कक्षा 1 और 2 यानी कि 5 साल। पढ़ लीजिए, यही ना प्रणाली था आपका शिक्षा नीति का। 10 10 प्लस 2 में 3 से 8, 8 से 11 या 14, 14 से 18 उम्र था। पहला में 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। जो पहले प्रणाली को उसमें से चेंज किया गया था और इसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर। आइए 48 देखते हैं। कह रहा कि पठन में वर्ण संकेत वे संकेत है। पठन में जो संकेत दिया जाता है वो संकेत क्या है? तो संकेत इसलिए दिया जाता है जो किसी अर्थ को बनाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। ठीक, ढूंढने सहायता करता है उसको ढूंढने में कि क्या है नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी नंबर हो जाएगा। नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस शब्द में लिखे अक्षरों को बोलने से हमारा मुंह से जो ध्वनि निकालता है उसे हम लोग वर्ण ध्वनि को लिपिक कहते हैं। जो संकेत की उपस्थिति का हम लोग को वहाँ से संकेत मिलता है। फोर्टी 49 कह रहा है कि रवीश समाचार पत्र में एक रोचक लेख पढ़ रहा है और लेखक के बारे में समस्त विचार को जानना चाहता है। वो अपने पठन में क्या करता है? तो रवीश जब समाचार पत्र को पढ़ रहा है तो अपना समाचार पत्र में सरसरी, यानी हम लोग सभी आदमी वैसी ना पढ़ते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और 50 देखते हैं। 50 क्या कर रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा बोलने के संबंध में सही नहीं है? इसमें से आपको निगेटिव खोजना है, कौन नहीं है। तो देखिए यही ना ऑप्शन नंबर, इसमें से प्रश्नों का जवाब देना तथा उसके पूछताछ में शामिल करना निगेटिव है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए ठीक है सभी लोगों के, थैंक यू। सभी उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि साउंड तेज़ है, कॉपीराइट हो सकता है वीडियो पे, तो लफड़ा हो जाएगा फिर हमको डिलीट भी करना पड़ जाएगा वीडियो। और आवाज़ तेज़ है तो कॉपीराइट हो सकता है, मे भी ब्लेम है। ओके, थैंक यू सभी लोगों को, गुड नाइट।